Hello student, once again you are welcome in SST Genix class. I am Arun Ratodi and today we are going to study French Revolution. और फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात करने से पहले जब SST का हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, अगर हम नाम को समझ लें तो बाकी काम आधा हो जाता है। और इसमें जो रिवोल्यूशन जिसे हमें क्रांति बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवोल्यूशन? इसका अर्थ है कि जब पब्लिक या जनता अपने शासक या रूलर से परेशान हो जाती है और उसको बदलने के लिए फोर्स है उसको यूज किया जाता है, इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। तो फ्रांस में ऐसा क्या हुआ कि वहां की पब्लिक ने परेशान होके अपने रूलर को चेंज करने का ठान लिया। ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ है ये हुआ 14 जुलाई 1789 को। अब जरा हम ये पढ़ते हैं कि उस दिन हुआ क्या। फ्रांस में टेरर का एक माहौल बना हुआ था। किंग ने अपनी आर्मी को शहर के अंदर घुसने के आदेश दे दिए और बड़ी तेजी से ये अफवाह फैल गई कि अब किंग या फौज नागरिकों के ऊपर गोलीबारी करने वाली है। अफवाह का बाजार गर्म है। लगभग 7000 मैन एंड वुमेन टाउन हॉल के सामने एकत्र हो गए और वहां पर उन्होंने डिसीजन लिया कि वो किंग की आर्मी का सामना अपनी आर्मी बनाकर करेंगे। अब आर्मी तो बन नहीं है, आर्मी बन गई, पर उसके लिए जो हथियार चाहिए था उसके लिए अब क्या किया जाए। तो वो लोग हथियारों की खोज में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे उनमें अंदर घुसने लगे, उनको अपने कब्जे में लेने लगे। और इसके लिए वो जो ईस्टर्न पार्ट था सिटी का, वहां पर बेस्टाइल फोर्ट था, बेस्टाइल फोर्ट को पब्लिक ने घेर डाला, तोड़ दिया, क्योंकि वहां पर हथियारों के होने की संभावना थी। बेस्टाइल के फोर्ट में जो वहां का कमांडर था और पब्लिक की जो आर्मी थी, वहां लड़ाई हुई। पब्लिक ने कमांडर को मार दिया। जो वहां अंदर छिपे हुए कैदी थे वो छुड़ा लिए गए, हालांकि वो केवल 7 थे। बेस्टाइल फोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो किंग के टायरेंटी का सिंबल था और लोग इस बेस्टाइल फोर्ट से बहुत ही हेट करते थे। पूरे फोर्ट को डेमोलिश कर दिया गया और वहां के जो रिमेनिंग पार्ट थे उसको लाकर बाजार में बेच दिया गया। लोगों ने उसको खरीदा क्योंकि वो एक मेमोरी के रूप में अपने पास रखना चाहते थे। यह लड़ाई केवल पेरिस तक ही लिमिटेड नहीं रही, ये रूरल एरिया में भी फैल गए। लोग महंगाई बढ़ने से परेशान थे, उनके पास जो ब्रेड थी उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी थी कि वो खरीद नहीं सकते थे। जो ये उफान उठा वो खत्म हुआ किंग को फांसी पर चढ़ाए जाने पर। और सिस्टम में जो चेंज हुआ वो केवल 14 जुलाई 79 की एक इंसिडेंट के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये बहुत सारे जो फैक्टर थे उनको मिलाकर वहां की पब्लिक को ये डिसीजन लेना पड़ा कि वो एक रिवॉल्यूशन करें, वो अपने रूलर को चेंज करें। तो स्टूडेंट, हम उन फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कौन से फैक्टर थे जिनके कारण पब्लिक परेशान हो गई और एट लास्ट उन्होंने वो डिसीजन लिया जिसमें उन्हें अपने रूलर को चेंज करना पड़ा। तो चलिए आइए करते हैं डिस्कशन उन फैक्टर्स की। सबसे पहले इन 1774 में बुर्बो डायनेस्टी का लुइस 16 फ्रेंच की राजगद्दी पर बैठा और जब वह किंग बना तो उसकी उम्र केवल 20 इयर्स थी और उसकी शादी होती है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। जब वो गद्दी पे बैठा तो उसको पूरा का पूरा जो ट्रेजर था वो खाली मिला, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो लगातार वॉर छिड़ रहे थे उससे उसका खजाना खाली हो चुका था। पर किंग इस कड़की के समय पर ढंग से रहना चाहिए, पर उसका दरबार पूरे शानो शौकत से चल रहा था। उसमें फिजूल खर्ची जबरदस्त हो रही थी और ऊपर से जो उनका ईगो था इंग्लैंड के अगेंस्ट वो भी अपनी चरम पे था। अब इंग्लैंड की बात कर दें तो इंग्लैंड का एक कॉलोनी थी अमेरिका उस टाइम, और अमेरिका के लोग इंग्लैंड के रूल से आजाद होना चाहते थे, इसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो भाई साहब, फ्रांस को क्या मतलब होना चाहिए था इससे, पर वो फिर भी कूदा, वो अमेरिका को सपोर्ट करने लगा ताकि अमेरिका इंग्लैंड से जीत जाए और उसकी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिले। फ्रांस ने अमेरिका को जबरदस्त तरीके से इकोनॉमिकली या कहें पैसे के रूप में हेल्प करनी शुरू कर दी, जिसके
चलते फ्रांस पर 10 बिलियन लिब्रे से अधिक का कर्जा पड़ गया। पहले से ही फ्रांस रूलर के ऊपर 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज चढ़ा हुआ था। अब जो उसको कर्ज देने वाले लोग थे वो 10% इंटरेस्ट रेट की डिमांड करने लगे। अब इस संकट की घड़ी में रूलर को तो मानना ही पड़ेगा, उसे पैसे की जरूरत थी, उसको वो हर इंटरेस्ट रेट पर पैसे लेने के लिए तैयार हो गया। किंग को अपने डेली के जो खर्चे थे वो भी करने थे, जैसे आर्मी का खर्चा है, अपने ऑफिसेस का खर्चा है, या उसके जो कोर्ट का खर्चा है, या जो उसने स्कूल और यूनिवर्सिटी चलाने का खर्चा है, वो तो करने ही थे। साथ में उसके बजट का एक बड़ा पार्ट जो उसने कर्जा ले रखा था उसके इंटरेस्ट को चुकाने में जा रहा था। इनकम तो लिमिटेड थी। अब उसके पास सॉल्यूशन केवल एक ही बचता था कि वो टैक्सेस को इंक्रीज कर दें। अब टैक्सेस की बात करें तो ऑलरेडी जो फ्रेंच लोग थे वो बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे थे, उनके पास कुछ बच नहीं रहा था। ऐसी कंडीशन में टैक्स को और इंक्रीज करना बड़ा मुश्किल का काम था, जनता के लिए बड़ी मुश्किल थी। चलिए, ये अब तक बताया कि किंग किस तरह से रिस्पॉन्सिबल था, किंग के कारण पब्लिक किस तरह से परेशान हो गई थी। तो अब बात कर दी जाए फ्रांस के सोशल कंडीशन की। फ्रांस की सोसाइटी 3 एस्टेट में बटी हुई थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जीमैन, चर्च फादर आते थे जो धर्म के कस्टोडियन थे और इनको सोसाइटी में सबसे ऊंचा स्टेटस मिला हुआ था। सेकंड स्टेट में लैंडलॉर्ड, नोबल और एरिस्टोक्रेट आते थे, इनको भी विशेष अधिकार थे। और थर्ड स्टेट में आने वाले लोग थे जो लैंडलेस फार्मर थे, जो गरीब फार्मर थे, आर्टिशन थे, क्राफ्टमैन थे, मैन्युफैक्चरर थे, ट्रेडर, मर्चेंट एंड बिजनेसमैन, ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की अगर बात करें तो ये पॉपुलेशन का केवल 2% लोग थे और 98% जो लोग थे वो बिलोंग करते थे थर्ड स्टेट से। पर ये जो ऊपर के 2 स्टेट थे इनके पास सारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर थी, ये सारे राइट्स को एंजॉय करते थे। इनको किंग का सपोर्ट था और किंग की जो पावर थी वो इनको प्रोटेक्ट करती थी। दूसरी तरफ जो थर्ड स्टेट के लोग थे इनके बीच में और पहले 2 ग्रुप के बीच में एक जबरदस्त खाई थी गरीबी की। ये लोग सारे टैक्स तो देते थे पर राइट्स इनके पास कुछ भी नहीं थे। इनकी कंडीशन खराब से खराब होती जा रही थी। जैसे जैसे टैक्स बढ़ रहे थे बोझ इनके ऊपर बढ़ता जा रहा था। तो ये जो सोसाइटी थी ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो थर्ड एस्टेट के लोगों का गुस्सा फर्स्ट और सेकंड स्टेट के अगेंस्ट खड़ा करता है और वो सिस्टम को बदलना चाहता है। और इस सिस्टम को बदलने के लिए जो पावर मिलती है, जो सोच मिलता है, जो विचार मिलते हैं वो मिलते हैं मिडिल क्लास से। और ये मिडिल क्लास था जिसमें बिजनेसमैन, ट्रेडर, बैंकर, मैन्युफैक्चरर, स्कॉलर्स, मर्चेंट या लॉयर आते थे। 18th सेंचुरी में दूसरे देशों के साथ सिल्क और वूलन टेक्सटाइल का काफी ट्रेड बढ़ने लगा जिससे कि बिजनेसमैन काफी अमीर होते चले गए और एक नया तबका सोसाइटी के अंदर उभर कर आता है जो कि टक्कर दे सकता है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को। और ये लोग जो बाय बर्थ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को जो राइट मिले हुए थे उसको चैलेंज करने लगे, वो लिबर्टी और इक्वलिटी की डिमांड करने लगे, वो फ्यूडल सिस्टम को खत्म करने के फेवर में बोलने लगे। और उनका मानना था जो ये फ्यूडल सिस्टम है ये उनके प्रोग्रेस में रुकावट डालता है, इसलिए इसको खत्म होना जरूरी है। एक तरफ तो ये बातें उभर के आ रही थी, दूसरी तरफ लोगों को सरवाइव करने के लाले पड़े हुए थे। वहां की पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन थी जो बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो गई। पॉपुलेशन तो बढ़ी पर जमीन नहीं बढ़ी, या कहें फूड प्रोडक्शन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा था। इसका मतलब ये था कि ज्यादा लोगों को वही खाना खरीदना पड़ रहा था, इसलिए फूड की जो कॉस्ट है वो तेजी से बढ़ने लगी। दूसरी तरफ जो लेबर थे उनकी इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़ रही थी जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही थी। इस तरह से अमीर और गरीब के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई
और ये खाई तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब वहां पर नेचुरल डिजास्टर जैसे ड्राउट हो या हेल स्टॉर्म हो, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे मौके पर सब्सिस्टेंस क्राइसिस बढ़ जाता है, अर्थात जीने के लिए संघर्ष। इसके अलावा वहां फेमस फिलोसोफर और राइटर भी हुए जैसे मॉन्टेस्क्यू, रोसो, वोल्टेयर, मिरेबियो, जिन्होंने समाज में जो बीमारियां थी या कहें जो बुराइयां थी उनको उभार कर जनता के सामने लाकर रख दिया। मॉन्टेस्क्यू अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सोसाइटी में मिलने वाले बाय बर्थ राइट का अपोज करता है और वो डेमोक्रेसी के फेवर में बोलते हैं। दूसरी तरफ वोल्टेयर वो कहते हैं कि जो चर्च के बनाए हुए कि इस जन्म नहीं अगले जन्म के बारे में सोचिए, वो कहते हैं भूल जाइए इसको, इस जन्म के बारे में सोचिए, इस जन्म को सुखी बनाइए। और रूसो कहते हैं मैन वॉज बॉर्न फ्री येट ही इज एवरीवेयर इन चेंज। अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो बताते हैं कि एक तरफ जनता है, दूसरी तरफ रूलर है, इन दोनों के लेन देन से ही गवर्नमेंट चलनी चाहिए, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को किंग पूरा नहीं करता है तो उसको हमें हटा देना चाहिए रिवोल्ट करके। और जॉन लोके अपनी बुक द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट को अपोज करते हैं। इसका मतलब कि राजा किसी देवी देवता या किसी गॉड का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसको कोई भी राइट गॉड की तरफ से नहीं मिले हुए हैं। इन सारे फिलोसोफर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिस्कशन होता था कैफेज में या सैलून पार्लर में। लोग समझ रहे थे, चाहे वो काफी पढ़े लिखे हों या अनपढ़ से अनपढ़, कि किस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। और सॉल्यूशन है केवल रिवॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, टुडे यू अंडरस्टैंड what are the factors of French Revolution, why the people were angry against their ruler and it forced them to take such step। आज इतना ही और फिर अगले पार्ट में हम इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे और देखेंगे भी। Till then, thank you and have a nice day. Goodbye.